हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपना सेल डिवीजन का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है G1 फेज और S फेज, G2 फेज के बारे में बताया था। आज हम उसका हल्का सा ब्रीफिंग देख करके और आगे पढ़ेंगे माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप फिगर देखते रहिए और उसको आप ऑब्जर्व करते रहिए, आपको सारे किस्से समझ में आ जाएंगे और आप समझ लेंगे कि माइटोटिक डिवीजन में किस तरह क्या क्या होता है और क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर का आपका स्प्लिटिंग कब होती है, उसके शेप कब देखे जाते हैं, स्पिंडल फाइबर कब जुड़ता है, ये सब आप देखने को मिलेगा आपको इस माइटोटिक सेल डिवीजन में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखते हैं अब आप कैसे क्या करेंगे इसमें। ग्रोथ एंड रेगुलेटरी फेज या इंटरफेज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे G1 फेज जो है 11 आवर्स का था। ठीक, सेल ग्रोथ, केमिकल प्रिपरेशन, इसमें सेल ग्रोथ होता है। G1 फेज जो है 11 आवर का होता है। जब सेल की प्रिपरेशन होती है डिवीजन के लिए, तब उसमें फेजेस होते हैं। ये फेज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आप जाके देखिएगा, ये इसकी ब्रीफिंग है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें सेल ग्रोथ होता है, केमिकल प्रिपरेशन होता है फॉर द डिवीजन ऑफ सेल। जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है तो उसमें बहुत सारे प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए पहले प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे ही सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए सेल में प्रिपरेशंस होती हैं, केमिकल नए नए बनते हैं कि कौन सा केमिकल कब काम आएगा, कौन सा केमिकल कब काम आएगा और किस केमिकल का काम जो है किस ऑर्गन या फिर किस सेल के काम के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसमें केमिकल प्रिपरेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, इसमें प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का ग्रोथ होता है इसमें। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, सेल की ग्रोथ, जब सेल का डिवीजन कब होता है, मैंने आपको बताया था जब सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों की मात्रा, जब साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, और जब ये मात्रा बढ़ जाती है तो इनके रिलेशनशिप का एक ब्रेकअप स्टेज आता है जहां पे इन दोनों का ब्रेकअप होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब बहुत मात्रा में ये से बढ़ जाते हैं साइटोप्लाज्म, तब इन दोनों का ब्रेकअप होता है और मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का, दोनों का ग्रोथ होता है सेल में। तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ आरएनए, 3 टाइप ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। टी मतलब ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, 3 तरह के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होता है। ठीक, इसमें G1 फेज में रेगुलेटरी प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, एंजाइम्स जो कि डीएनए पॉलीमरेज का निर्माण होता है इसमें, और ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसका भी निर्माण होता है G1 फेज में। ठीक, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एस फेज, जो सेकेंड फेज मैंने बताया था, एस फेज, ये आपका एस फेज जो है ये आपका 8 आवर्स का होता है, 8 घंटे का होता है, जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। ठीक, डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन यहीं पे होता है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण भी यहीं होता है। ठीक, फिर आपका क्रोमोसोम ऑफ 2 क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर कॉमन सेंट्रोमियर। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है ये क्रोमैटिड्स हो गया। ठीक है, ये क्रोमैटिड्स हो गया, ये हो गया आपका सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम बोल रहा है ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम का दोनों ये क्रोमैटिड्स एक कॉमन सेंट्रोमियर से, ये कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। ठीक, ये क्रोमैटिड्स जो है ये कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। एक सेंट्रोमियर होता है, 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। ठीक, ये आपको देखने को मिल रहा है इस स्ट्रक्चर में। तो ये इसमें बताया गया है एस फेज में। ठीक है, एस फेज में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखेंगे G2 फेज।
G2 फेज 4 घंटे का होता है। G2 फेज में क्या होता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन जब आपका एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन, सेंट्रियोल में जो आपका ट्यूबुलिन, वो मैक्रोट्यूबुलिन का फॉर्मेशन होता है, मैक्रो फिलामेंट जब होता है तो उसमें उसका फॉर्मेशन ये करता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल आपका एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, इसी के लिए पाया जाता है। और प्लांट सेल में जो है सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है, ये आप डिफरेंस देख लीजिए कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। तो जब एनिमल सेल में सेंट्रियोल जो होता है वो स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और जो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है तो स्पिंडल फॉर्मेशन तो इसमें भी होता है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करता है इसमें? स्पिंडल फॉर्मेशन इसमें प्रोटीन असेंबल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो प्रोटीन होती है साइटोप्लाज्म में वो असेंबल होकर के स्पिंडल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सस्पेंडेड होता है वो स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होता है वही जो है स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता ही है इसकी स्पिंडल का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब डबल अमाउंट ऑफ डीएनए फोरेन प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड सेल। अब यहाँ पे जो सेल होता है वो डिप्लॉयड, क्योंकि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, सब कुछ ग्रोथ कर रहा है यहाँ पे, तो डबल अमाउंट ऑफ डीएनए भी जो है, जब चूंकि सारे ऑर्गेनेल सब कुछ डबलिंग हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है सारे ऑर्गेनेल्स में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे डीएनए में भी ग्रोथ होगा। तो डीएनए में जब ग्रोथ होगा तो ये डबलिंग करेगा, तो यहाँ पे जो इनकी संख्या होगी 4n हो जाएगी, ठीक, 4n हो जाएगी, 4n प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड सेल, ठीक। जब सब यही आपको बता रहा है कि डबलिंग ऑफ डीएनए, ओके। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एस फेज हो गया, G2 फेज देखिए, G2 फेज था ये 4 आवर का। ये हो गया आपका G1 फेज, एस फेज आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा G2 फेज, G2 फेज हो गया आपका। G2 फेज के बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पे माइटोसिस या माइटोटिक फेज। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताया था सेट सेकंड में सेल डिवीजन के कि माइटोसिस या माइटोटिक, मियोसिस या मियोटिक, ये दोनों सेम होता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि माइटोसिस हो गया, माइटोटिक हो गया, ये तो डिफरेंट हो गया, ये तो क्या पूछ दिया बताइए, ऐसा नहीं है। माइटोटिक, माइटोसिस, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है कि माइटोसिस या माइटोटिक फेज, ठीक है। इसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि माइटोटिक सेल डिवीजन जो है, जो सूत्री विभाजन होता है, ये काई कोशिकाओं में होता है, जर्म सेल में नहीं होता। आपको क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया है उसमें आप देखिएगा कि उसमें ये है कि मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जर्म सेल में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक। तो उसमें आप देखेंगे कि लेकिन यहाँ पे क्या है, माइटोटिक या माइटोसिस है, तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन जो है वो सोमैटिक सेल में होता है, काई कोशिकाओं में होता है, ठीक है। काई कोशिकाएं किसमें हेल्प, काई कोशिकाओं का मतलब क्या है, टिश्यू ग्रोथ में, ठीक। टिश्यूज में जो आपका टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसमें जो सेल ग्रोथ होता है, सेल का फॉर्मेशन, जैसे आपका कहीं कट गया हाथ, ठीक है, जहां पे मान लीजिए यहाँ से हाथ से आपके मांस निकल गया, मांस निकल जाएगा तो यहाँ पे घाव हो जाएगा, घाव होने के बाद सेल तो ग्रोथ करता है, तो यहाँ पे तो कोई रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो सेल का फॉर्मेशन होगा ये आपको कवर अप करने के लिए बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू को रिकवर करने के लिए जो सेल का डिवीजन होगा वो होता है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। आपको समझ में आया माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे, और ये हायर प्लांट सेल में होता है, ठीक। इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, 1 2 3 4। ये प्रोफेज पहला, मेटाफेज, एनाफेज, टीरोफेज, ठीक है। इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं माइटोटिक फेज की। बहुत सिंपल प्रोसेस ये होता है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन में जो है 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब हम आगे एक एक फेज के डायग्राम के थ्रू एक एक फेज को देखेंगे और समझते जाएंगे क्या कहानी चल रही है। ठीक है, देखिए आप, ये हो गया इंटरफेज न्यूक्लियस। जब आपका ये सारे प्रोसेस नहीं हुए हैं, सेट असाइड कर दीजिए इसको, तो आपका जो सिंपल सा न्यूक्लियस होता है यहाँ पे उसको दिखाया गया है, जो कि इंटरफेजिक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस, इसमें क्या क्या है देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कैरियोटाइप मतलब आपका न्यूक्लियस वो हो गया। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा इंटरफेज न्यूक्लियस को दिखाया गया है कि न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे देखिए कैसा है ये। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे प्रोफेज को दिखाया गया है। प्रोफेज आप पढ़ेंगे, जो पहला फेज होता है माइटोटिक सेल डिवीजन का, ये है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ माइटोटिक साइकिल होता है। माइटोटिक साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। आपके क्वेश्चन में भी इसको मैंने डाला था, शायद आप देख लीजिएगा कि कौन सा माइटोटिक सेल डिवीजन का कौन सा फेज जो है, कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा समयावधि की होती है। तो सबसे ज्यादा समयावधि, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज जो होता है वो प्रोफेज ही होता है। तो ये आप ध्यान से, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपके परीक्षाओं में। ठीक है, तो आप देखिएगा कि प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ माइटोटिक साइकिल होता है। ठीक, अब आप देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका क्रोमोसोम हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लांट सेल आप पढ़ रहे हैं ऐसे, तो सेल वॉल हो गया। नहीं प्लांट सेल रहेगा तो सेल वॉल नहीं रहेगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें सिंपल सा वो है। तो आप अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोजोम थिन फिलामेंट अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये जो क्रोमोजोम, ये जो क्रोमोजोम का ये स्ट्रक्चर है, ये थिन फिलामेंट होता है, क्वाइल्ड होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये आपका क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या होता है, ये अर्ली प्रोफेज का पार्ट है यहाँ पे। अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि मिडिल प्रोफेज क्या होता है। देखिए, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज। प्रोफेज में तीन पार्ट है इसमें, अर्ली, मिडिल और लेट। तीनों फेज को देखेंगे, क्योंकि आपने देखा कि प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है माइटोटिक सेल डिवीजन का, तो इसलिए इसमें तीनों फेज आ जाएंगे। तीनों फेज में कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं सेल में। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे मिडिल फेज में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग इसमें होती है। जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा आपका इस फेज में जो है, यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड्स है, ये यहाँ पे आपको देखेंगे बिल्कुल क्लियर। ठीक है, यहाँ पे इनका क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। यहाँ पर आपको हल्का सा लाइट दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका सेल वॉल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपका फिर स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगी क्रोमोसोम की, और 2 क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जो क्रोमेटिड्स है, ये 2 क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होकर के। जैसे ये क्रोमोसोम का आर्म है तो इसमें स्प्लिटिंग होगी ऐसे। ठीक है, मान लीजिए क्रोमोसोम का पार्ट है, इसमें स्प्लिटिंग होगा लॉन्गिट्यूडनल। तो ये किस में हो गया, 1 और 2, ये 2 क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो गए यहाँ पे, तो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो जाएगी और 2 क्रोमेटिड्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे लेट प्रोफेज। ये लेट प्रोफेज का डायग्राम है, ये आपका
अगेन हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, लेट प्रोफेज में क्या होता है ये आप देखिए, शॉर्टेनिंग एंड क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। शॉर्टेनिंग मतलब यहाँ पे जो है ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये आप यहाँ पे क्रोमोसोम की शॉर्टेनिंग होने लगेगी, थिकनेस आने लगेगी, और क्वाइलिंग, हाईली क्वाइलिंग होने लगेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्रोमोसोम की न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों आपका डिसअपियर करने लगा है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, डॉटेड स्ट्रक्चर ये डिसअपियर हो रहा है। इसमें आपको क्लियर दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें आपको डिसअपियर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगा है और न्यूक्लियस भी डिसअपियर होने लगेगा लेट प्रोफेज में, ठीक। यहाँ पे शॉर्टेनिंग एंड क्वाइलिंग हो गया क्रोमोसोम का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयर। अब लेट प्रोफेज में ही स्पिंडल फाइबर अपीयर होने लगेगा, जो कि सेंट्रोमियर क्रोमैटिड से अटैच होके प्रोसेस दिखाएगा, आगे देखिए आप, ठीक है। स्पिंडल फाइबर भी इसी में अपीयर होने लगेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डिसअपियर होएगा और स्पिंडल फाइबर अपीयर होने लगेगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आप देखिए क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अपीयर आपके हो गए लेट प्रोफेज में ही, ये आके यहाँ पे पोल से लग गए। ये देखिए कोई आपका सेंट्रोमियर से लगा है, कोई आपका इस आर्म से लगा है, ऐसे लगते चले गए हैं, ठीक है। ये पोल्स हो गए, ये आपको पोल, यहाँ पे पोल देखेंगे आप, ये स्पिंडल फाइबर हो गया, ये काइनेटोकोर हो गया। इसको बोलते हैं, ये जो बीच में सेंट्रोमियर है इसको हम काइनेटोकोर भी बोलते हैं। तो ये काइनेटोकोर से लग गया, किसी आर्म से लग गया, सारे स्पिंडल फाइबर अरेंज हो गए हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर, यहाँ पे सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो गए हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं। से क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, और क्रोमोसोम देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए हैं बीच में। मेटाफेज में क्या होता है, मेटा मतलब मिडिल, आप समझ लीजिए मिडिल पार्ट में जो है ये अरेंज हो गए हैं सारे क्रोमोसोम, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर इनके सेंट्रोमियर से, इनके आर्म से अटैच हो गया है, ठीक। यहाँ पे देखिए मेटाफेज में, मेटाफेज का मतलब मिडिल में सारे क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज हो गए हैं, ठीक। ये हो गया आपका यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा, अर्ली एनाफेज। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया। अब देखेंगे एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में आपका यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया है, न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो गया, आपको दोनों नहीं दिख रहे हैं इस फेज में आपको, ठीक है, दोनों नहीं दिख रहे हैं। दिख तो इसमें भी नहीं रहे हैं क्योंकि ये सारा डिसअपियर प्रोफेज में ही हो गया था, लेट प्रोफेज में। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आ गया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों डिसअपियर हो गए, खत्म, ठीक। अब यहाँ पे अर्ली एनाफेज में क्या होता है कि सपोर्टिंग फाइबर, ये हो गया आपका सपोर्टिंग फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर होता है सपोर्टिंग फाइबर, क्योंकि ये सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम से अटैच हो गए हैं, तो ये सपोर्टिंग फाइबर उसको खींचने में, अब दोनों पोल पर ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अर्ली एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आए हैं, आपको दिख ही गया है। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू पुलिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिट होके दो में हो गए, यहाँ पे देखिए आप, एक ये यहाँ पे दोनों स्प्लिटिंग हो गई है दोनों में, सेंट्रोमियर में, और दो डिवाइड हो गया, और डिवाइड होके सब दोनों पोल पे चले गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों पोल पे जाने लगे हैं, अब दोनों डिवाइड होके खींच गए हैं स्पिंडल फाइबर के थ्रू, देखिए यहाँ पे। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू पुलिंग। अब स्पिंडल डिवाइड होके सेंट्रोमियर में और क्रोमैटिड्स दोनों डिवाइड होकर के दोनों पोल पे लग गए हैं, स्पिंडल फाइबर आके सब अटैच्ड हो गए हैं। अब एक खींचने के लिए तैयार है दोनों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है खींचने के लिए तैयार है, हल्का सा ये इन्होंने खींच भी लिया है, खींचने के लिए तैयार हो गए हैं, पुलिंग। शेप ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम, आपको क्रोमोसोम्स के शेप दिख रहे हैं। हालांकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्लियरली शेप ऑफ क्रोमोसोम किस फेज में देखा जाता है, तो क्लियरली शेप ऑफ क्रोमोसोम जो है आपका मेटाफेज में ही देखा जाता है। शेप ऑफ क्रोमोसोम क्लियरली मेटाफेज में ही देखा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे शेप ऑफ क्रोमोजोम, यहाँ पे शेप ऑफ क्रोमोजोम भी आपका दिख लगे क्योंकि दोनों डिवाइड हो गए हैं तो शेप ऑफ क्रोमोजोम दिख रहा है। फिर लेट एनाफेज में क्या होता है, लेट एनाफेज में ये पुल कर लेते हैं पूरा, ये देखिए स्पिंडल फाइबर यहाँ पे ये आपका हो गया सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर हो गया, ये हो गया आपका क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सब डिसअपियर दिख रहा है और स्पिंडल फाइबर हो गया, यहाँ पे सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है, सेंट्रोसोम हो गया आपका यहाँ पे, और ये आपका स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम, ठीक है। अब आपका क्या होता है यहाँ पे ये लग के और हल्का सा खींच भी लिया है, पुलिंग आउट कर लिया है, देख लीजिए यहाँ पे पुल होके यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे था ऑलमोस्ट मिडिल पोर्शन पे, अब ये मिडिल पोर्शन से हटके इस पोर्शन में आ गया है, ठीक है, लेट एनाफेज में। अब हम देखेंगे एनाफेज के बाद कौन सा फेज आता है, टीलोफेज का। अर्ली टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में देखिए सेल जो है ये कैसे ये ग्रुप्स बन गए हैं, यहाँ पे ग्रुप्स बन के हल्का सा सेल कंस्ट्रक्शन आने लगा है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लगा है, यहाँ पे जो है क्रोमोजोम सेंट्रोमियर क्रोमोजोम जो है यहाँ पे दोनों पोल पे चले गए हैं, दोनों पोल पे चले गए हैं, पोल यहाँ पे नहीं है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होके अब खींच के दोनों पोल पे जाके लग गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों फिर से रीअपियर होने लगेंगे टीलोफेज में, ठीक है, टीलोफेज में रीअपियर होने लगेंगे। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दोनों होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों रीअपियर होने लगेंगे, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस दैट मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस दैट मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये दोनों प्रोसेस इसमें होगा, ठीक है, टीलोफेज में। यहाँ पे दोनों ये सारे क्रोमोसोम्स दोनों पोल पे चले गए हैं, यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लगा है, जब ग्रुप्स बनेंगे तो यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होकर धीरे धीरे ये दोनों सेल अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है यहाँ पे अर्ली टीलोफेज में। फिर ये डिवाइड होके जो है देखिए यहाँ पे दो कोशिकाओं में दो न्यूक्लियस, दो डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे बन गए हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई लेट टीलोफेज में। फिर यहाँ पे ये चार जो क्रोमोसोम है यहाँ आ गए चार और न्यूक्लियस, ठीक है, और साइटोप्लाज्म, और ये चार ये क्रोमोसोम जो है यहाँ आ गए चार, और यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। फिर जैसे मदर सेल था आपका ये यहाँ पे जैसे आपका ये इंटरफेज न्यूक्लियस नहीं है, जो न्यूक्लियस था सेम ऐसे ही आपका यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये आपको दिख रही है, ठीक है, लेट टीलोफेज में सेम दिख रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे। तो फिर मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, उसका 4n है, तो ये इसका 2n 2n 2n, ठीक, यहाँ पे हो गया है आप, ठीक, बन गया दो डॉटर सेल आपका लेट टीलोफेज में, ये आपको दिख गया। अब हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस यह है कि माइटोसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है इसमें, जर्म सेल में हमेशा जर्म सेल में होगा मियोसिस सेल डिवीजन या मियोटिक सेल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, और जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है सूत्री विभाजन, ये इस केस में होता है ए रिप्रोडक्शन के लिए माना जाता है, जब आपका मैंने बताया कि टिश्यू ग्रोथ के लिए और इसके लिए जो सेल्स होता है इसमें आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माइटोसिस का क्या आपका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आप देखेंगे माइटोसिस का, ये माइटोसिस हेल्प इन रीअपियर ऑफ डैमेज ऑर्गन, टिश्यू प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल, जो मैंने अभी बताया था टिश्यू प्रोडक्शन के लिए और न्यू सेल के लिए यहाँ पे माइटोसिस हेल्प करता है, ठीक है। अब ठीक फिर से माइटोसिस हेल्प टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ एंड साइज ऑफ सेल, जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है और साइज ऑफ सेल इसको भी ये मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता, जो डॉटर सेल होती हैं वो समान होती हैं, इनका जेनेटिक सीक्वेंस और जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो समान होता है, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव या कोई भी वो नहीं होता, दोनों जो सेल ये दोनों जो है डॉटर न्यूक्लियाई बनी है दोनों एकदम सिमिलर हैं मदर सेल के, बिल्कुल भी सिमिलर है, ठीक है, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है।
और अगर डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता है तो सेल डिवीजन इट चेंज द जेनेटिक मिक्स अप द सेल। खैर ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट में जा करके, ठीक है। और ये आपका हो गया माइटोसिस, सेल डिवीजन। और कोई भी आपको अगर परेशानी होगी इसमें तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगी वहां पे, या फिर कोई भी अगर डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के उसका आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। होप आपको ये लेक्चर समझ में पूरा आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से इसको समझाया है डायग्राम बना करके, ठीक। और आप इसको पढ़िए और आप जाकर के जो सेल डिवीजन का क्वेश्चन है उसके बाद वो सॉल्व करिएगा। आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको आपके सॉल्व होंगे वहां पे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे जब, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम मीओसिस या मीओटिक डिवीजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। उसमें हम देखेंगे जो कि जर्म सेल में होती हैं, तो हम उसका बहुत लंबा प्रोसेस है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, तो उसको हम देखेंगे क्या क्या होता है और कैसे होता है। बाकी आप क्वेश्चन दोनों सेट सॉल्व करिएगा जो मैंने कराया है, सेल डिवीजन 1 और सेल डिवीजन 2, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लेक्चर देखते रहिए। आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प होगा इस लेक्चर से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने थियरी क्लासेस भी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ये थियरी क्लासेस, ठीक है। तो आप इसको भी देखते रहिए और आप करिए, बहुत आसान होगा, आपको बुक उठाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ये डायग्राम बना लीजिए और इसके जो बुलेट नोट है, मैंने ये बुलेट्स जो लिखे हुए हैं आप इसको देख लीजिए। बाकी कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।